हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 6th सेमेस्टर फिजिक्स का। ब्रेग इक्वेशन क्या होती है और किस तरह से इस इक्वेशन को ड्राइव किया जाता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यूनिट सेकंड है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए मैं डाल दूँ हेडिंग, उसके बाद डिस्कस करते हैं इस ब्रेग इक्वेशन का। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का, तो इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। ब्रेग्स इक्वेशन, इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लो, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेग समीकरण, यानी कि ब्रेग का समीकरण। इसका एक दूसरा नाम आता है ब्रेग्स लॉ, यानी कि ब्रेग का नियम। आखिर किसने दिया, कब दिया? 1913 में WL ब्रेग और WH ब्रेग ने इस इक्वेशन का प्रतिपादन किया। किस काम में आती है ये नाम लिख लो कहीं साइड में, मैं लिखने वाला नहीं हूँ। WL ब्रेग और WH ब्रेग ने 1913 में इस इक्वेशन का प्रतिपादन किया। लिख लो साइड में, कहीं ना कहीं काम में आएगा। शॉर्ट में करके लिख लो ऐसे करके कि यार ब्रेग इक्वेशन का प्रतिपादन कब करा 1913 में करा। किसने करा? WL ब्रेग ने किया, ठीक है। WL ब्रेग ने किया और WH ब्रेग ने किया, ठीक है। ये दोनों थे साइंटिस्ट बेचारे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस चीज़ को, आखिर किस काम में आती है। तो दो तलों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम इस ब्रेग इक्वेशन का यूज़ करते हैं, या दो चालक तलों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इस ब्रेग इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। करते किसकी सहायता से हैं? एक्सरे की सहायता से। एक्सरे देखा ना आप लोगों ने? अरे मैं दिखाऊंगा ज़बरदस्ती, टेंशन मत लो। सबसे पहले एक छोटा सा ना चित्र बनाते हैं, ये वाला, ओके। एक एटम्स, दूसरा एटम्स, तीसरा एटम्स, चौथा एटम्स एंड पांचवा एटम्स, ओके, ठीक है सर। अब इसके बाद में डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी बढ़ा दो सर। फिर इसके ठीक नीचे एक लेयर ये आएगी, यानी कि एक एटम्स, दो एटम्स, 3, 4 एंड 5, ठीक है। फिर से 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, ठीक है। ये मेरे पास 5, यानी कि मेरे पास लेयर हो गई है। तो पहला लेटिस प्लेन ये वाला है, आप खाली प्लेन भी बोल सकते हो। दूसरा लेटिस प्लेन ये वाला है और तीसरा लेटिस प्लेन ये वाला है। और दो लेटिस प्लेन के बीच की दूरी, यानी कि दो जालक तलों के बीच की दूरी या खाली दो तलों के बीच की दूरी मैं कितनी मान लूँगा? D मान लूँगा। असल में जो बेटे मैंने ये D मान, असल में जो ये मैंने पॉइंट बनाए हैं ना, ये एटम के केंद्र होते हैं। पहले भी मैंने बताया था, एटम तो साफ ऐसे बनाया जाता है। एटम तो जब भी आप बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनाओगे एटम। अच्छा बताओ मेरी बात सही है गलत है? और फिर ये वाला एटम ऐसे करके बनाओगे, ये एटम कुछ इस तरह से बनाओगे आप, ये, ठीक है। अब यार ब्रेग इक्वेशन, यानी कि ब्रेग ने, लाइन पे ध्यान देना, किसने? ब्रेग ने, लिख दे रहा हूं मैं, ब्रेग ने, ठीक है, एक्सरे का यूज़, एक्सरेस का जो यूज़ किया ना, एक्सरे का उपयोग जो होता है, उपयोग वो भैया क्रिस्टल की, ध्यान देना, क्रिस्टल की, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, STRUCTURE, इंटरनल स्ट्रक्चर ज्ञात करने में किया, ज्ञात करने में किया, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक्सरे का यूज़ क्यों किया? अरे इतनी रे होती हैं, गामा किरणें होती हैं, बहुत सारी रे होती हैं, लेकिन एक्सरे इन्होंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि तुम्हें पता है कि एक्सरे का जो वेव लेंथ होता है ना, वो बहुत कम होता है। जब वेव लेंथ कम होता है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E = SC/λ। अब जैसे ही वेव लेंथ कम करा तो इनकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब ज़्यादा एनर्जी इनके पास है तो ये क्रिस्टल के, क्योंकि एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, जब एनर्जी ज़्यादा हो गई तो ये क्रिस्टल के काफ़ी अंदर तक पहुंच जाती हैं। अगर एनर्जी कम होती तो क्या होता? इस पे टकराती और वापस लौट जाती, ठीक है। लेकिन कुछ इससे टकरा के वापस लौटती हैं, कुछ इससे टकरा के वापस लौटती हैं, कुछ इससे टकरा कर, मतलब अंदर जाने, यानी कि इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि क्रिस्टल के अंदर तक चले जाती हैं। मान लो कोई आपकी हड्डी पड्डी टूट गई या आपका लीवर में कोई परेशानी आ गई, आपकी बॉडी में कोई दिक्कत आ गई, तो डॉक्टर सीधे बोल देगा, बोले जाओ एक्सरे करवा के ले आओ। एक्सरे मतलब, यानी कि एक्सरे इतनी पावरफुल है कि आपकी बॉडी के अंदर चली जाती हैं और उस पार्ट को स्कैन करके फोटोग्राफी प्लेट पर आपका चित्र ले देती हैं। फिर डॉक्टर देखता है, दवाई देता है, मर जा दवाई खाते खाते, ऐसा होता है इसमें, ठीक है। तो एक्सरे भैया के पास एनर्जी ज़्यादा होती है और क्रिस्टल के अंदर तक ये चली जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेग ने एक्सरे का यूज़ करा। चलो देखते हैं, इतना समझ में आया है?
आगे करें, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ब्रेग इक्वेशन की सहायता से दो लेटिस प्लेन के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है, डी का मान निकालेंगे हम। अब कैसे वो भी हम देखते हैं अभी, यानी कि पहले नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिख दे रहा हूं कि यार ब्रेग इक्वेशन की सहायता से, ओके ओके ओके, ब्रेग्स इक्वेशन की सहायता से, ठीक है, ओके ओके, ब्रेग इक्वेशन की सहायता से, ठीक है, ब्रेग इक्वेशन की सहायता से, ठीक है। करते क्या है हम, ब्रेग इक्वेशन की सहायता से दो, ठीक है, लेटिस प्लेन बोल दिया, चलो मैंने लेटिस प्लेन के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है, बीच की दूरी ज्ञात की जाती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट मेरे पास क्लियर हो जाना चाहिए, ज्ञात की जाती है। अच्छा ये बताओ क्या ये 2 पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुए, ज्ञात की जाती है? मैडम मुझे बता दो क्या यार ब्रेग इक्वेशन की सहायता से दो लेटिस प्लेन के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है, जो कि हमारे पास क्या है, डी है। अच्छा जब डी मेरे पास फाइन हो जाएगा ना, देखो 2 एटम है, एक एटम मेरे पास ये है, एक एटम मेरे पास ये हैगा, इन दोनों के जो सेंटर है मेरे पास ये होंगे, यानी कि नाभिक, और इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। इसकी त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या आर है, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r बराबर डी हो गया, तो आर का मान कितना हो गया, d/2 हो गया। मतलब आप किसी भी एटम की रेडियाई ज्ञात कर सकते हो, यानी किसी भी एटम की आप त्रिज्या फाइंड कर सकते हो, यानी कि जब ये डी निकल जाएगा तो डी की सहायता से आप आर का मान भी निकाल सकते हो, जिससे कि आप क्रिस्टल की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसके बारे में बाद में भी, अभी फिलहाल तो मैंने इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका पास हमारे पास कोई काम नहीं है। अच्छा अब फटाक से ब्रेग इक्वेशन को डिराइव कर दो, यानी कि डेरिवेशन ऑफ ब्रेग इक्वेशन। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी फास्टली, ठीक है, हुआ यहाँ तक क्लियर। चलिए अब मेन पॉइंट हमारा अब आता है, अब इन सबको आपस में मिला दो। लो सर मैंने इन सबको आपस में मिला दिया, आप भी मिला दो, घबराओ मत, तुम तो डर रहे हो अभी से यार। लो भैया इसको भी मैंने इससे मिला दिया, ठीक है, ठीक है सर, आपने इसको इससे मिला दिया, ऐसे मैंने इसको इससे मिला दिया। लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। भैया हमने तो टेढ़ी कर दी, लेकिन आप ध्यान से स्केल से बनाना, ठीक है। ये एंड ये हो गया हमारा इतना कंप्लीट, ओके सर ओके। अब क्या होगा वो भी अब हम चेक कर लेते हैं, ध्यान देना। अब डाल देते हैं हेडिंग डेरिवेशन ऑफ, ओके सर ओके, डेरिवेशन ऑफ ब्रेग इक्वेशन, ठीक है। लो सर जिसकी हमें बहुत टाइम से तलाश थी वो घड़ी अब आ गई है, ब्रेग इक्वेशन। भैया बस यही है डेंजर चीज़, ठीक है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मारा मारी करेंगे। अब एक्सरे बीम गिरा दो, एक्सरे बीम जैसी मैं गिराता हूँ तो भैया कुछ एक्सरे बीम यहाँ से, पहले मैं इस पे गिराऊँ यार, वो तो हो ही जाएगा उसका, तो पहले मैं इस पे गिराऊँ, ठीक है, फिर मैंने इस पॉइंट पे गिराता हूँ मैं, इस पे तो गिर ही जाएगा, ये ज़बरदस्ती गिरा देंगे इस पे तो, फिर मैं इस पे गिराता हूँ, ये गिरा दिया मैंने। इसका मैंने नाम दिया G, ये क्या है, एक्सरे बीम है, क्या ये माना G डैश क्या है मेरे पास, एक्सरे बीम है। ये इससे पहले मैं मान लेता हूँ, माना L1 L2 L3 आदि, L4 L5 भी हो सकते हैं, यानी कि माना L1 L2 L3 आदि, ठीक है, क्रिस्टल के समांतर लेटिस प्लेन है, ठीक है, ओके, जिन पर क्या है, परमाणु स्थित है, ना समझ में आया, जिन पर परमाणु स्थित हैं, और दो लेटिस प्लेन के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ये लिखना पड़ेगा आपको, लिख दें कि माना L1, L2, L3 आदि, ठीक है, आदि, ओके सर, माना L1 L2 L3 आदि जो होते हैं, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, माना L1 L2 L3 आदि क्रिस्टल के, ठीक है, ठीक है सर, क्रिस्टल के समांतर लेटिस प्लेन है, समांतर लेटिस प्लेन है, ओके, हाँ सर, समांतर लेटिस प्लेन है, समांतर लेटिस प्लेन है, ठीक है, जिन पर क्या है, एटम स्थित हैं, जिन पर एटम्स स्थित हैं, एटम्स स्थित हैं, ओके सर ओके, स्थित है। और डी क्या है, यानी कि दो लेटिस, या शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यार मैं, दो प्लेन्स के बीच की दूरी, हटाओ, यानी कि दो तलों के बीच की दूरी, दो प्लेन्स के बीच की दूरी कितनी है, दो प्लेन्स के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है, ठीक है, समझ में आया। माना L1 L2 L3 आदि क्रिस्टल के समांतर लेटिस प्लेन है, जिन पर एटम्स स्थित हैं, दो प्लेन्स के बीच की दूरी कितनी है मेरे पास, स्मॉल डी है।
यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, पर डरना मत अभी। अब क्या होगा कि एक एक्सरे बीम, क्या नाम दे दिया मैंने इस एक्सरे बीम का, एक एक्सरे बीम जी डैश, ठीक है, क्रिस्टल के प्लेन्स यानी कि क्रिस्टल प्लेन पर क्या होता है, गिराया जाता है। वो भी कौन से कोण पर, थीटा कोण पर। अरे भैया ये वाला कोण कितना है मेरे पास, थीटा, इसका मतलब ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। माना एक्सरे बीम जी डैश, ठीक है, ये भी लिखो कहानी, माना एक्सरे बीम, ठीक है, माना एक्सरे बीम, ठीक है, क्या नाम है इसका, जी डैश, ठीक है, क्रिस्टल प्लेन पर थीटा कोण पर गिराया जाता है, थीटा कोण पर गिराया जाता है, ठीक है, गिराया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ, गिरा दिया हमने, गिराया जाता है। अब क्या होगा कि इसका कुछ भाग जो होता है, इसका कुछ भाग, ठीक है, किसका, जी डैश, इसका कुछ भाग, ठीक है, प्लेन L1 द्वारा थीटा कोण पर परावर्तित हो जाता है, प्लेन L1 द्वारा थीटा कोण पर परावर्तित हो जाता है। तो ये कोण कौन सा है मेरे पास, थीटा कोण है, और डायरेक्शन इसका नाम दे दो B, और ये हो जाएगा मेरे पास H, यानी कि BH दिशा में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक का पहला फर्स्टली स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रेज करने वाला हूँ। करते हैं इसको रेज, ठीक है सर, ओके 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 ओके, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। इजी है, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है यार, तुम तो इसको पता नहीं क्या समझते हो भाई कि बड़ा हार्ड है। थीटा कोण पर गिराया जाता है, ठीक है। तब देखो इसका कुछ भाग जो होता है, ये लिख के आने पड़ेगा आपको थ्योरी में, ठीक है, इसका कुछ भाग जो होता है, अभी चित्र में बनाना कोई भी, इसका कुछ भाग, ठीक है, इसका कुछ भाग प्लेन L1 द्वारा, ठीक है, थीटा कोण पर क्या हो जाता है, थीटा कोण पर BH, ठीक है, ये G डैश है तो इसको भी आप H डैश मान लो, BH डैश दिशा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। अच्छा, तथा शेष भाग जो होता है उसका क्या होगा, शेष भाग का क्या होगा, तथा शेष भाग, ठीक है, तथा शेष भाग जो होगा वो होगा, तथा शेष भाग जो होता है वो, देखो ये गया, ये आ गया हमारा ये फिर ये, इसको ना ये मिला दिया मैंने, ठीक है, ऐसे ही इसको इससे मिलाते हुए आप ये और फिर ये, ठीक है। आप डायरेक्शन सही का शो करना है इसकी, यहाँ से ये डायरेक्शन गड़बड़ ना हो जाए भैया, बिल्कुल सेट करके बनाना आप इस चित्र को, ताकि नंबर आपको पूरे मिले। यानी कि इसका नाम दे दिया मैंने D, इसका नाम दिया मैंने कितना H, ठीक है। देखो बन रहा है, पूरा बनाऊंगा, पूरा करवाऊंगा, डरो मत, घबराओ मत, बिल्कुल भी हो जाता। तथा शेष भाग जो होता है ना, तथा शेष भाग, ठीक है, प्लेन L2 द्वारा, ठीक है, प्लेन L2 द्वारा थीटा कोण पर, ये भी कितना कोण होगा मेरे पास, थीटा कोण होगा, ठीक है, ये भी कौन सा होगा मेरे पास, थीटा ही होगा। L2 द्वारा थीटा कोण पर DH दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कहीं नोट्स मत खरीदना। अब मैं बताइए यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वरना समझा के मैं निकल लेता, तुम्हारी वजह से मुझे लिखना पड़ रहा है इतना, ठीक है, ताकि तुम्हारे नोट्स बन जाए और एग्जाम में आप कैसे लिख का हो वो सीख लो, वरना ऊपर करवा के निकल जाता मैं भी, ठीक है। तो इसका कुछ भाग प्लेन L1 द्वारा थीटा कोण पर BH डैश दिशा में परिवर्तित हो जाता है, तथा शेष भाग जो होता है प्लेन L2 द्वारा थीटा कोण पर DH दिशा में परिवर्तित हो जाता है। तब देखो, अब पथांतर चेक कर लेते हैं। पथांतर, यहाँ तक का तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, ठीक है, बस हो चुका है, थोड़ा सा और रह गया। अब हमें क्या करना है, पथांतर चेक करना है, ठीक है सर। पथांतर मतलब पथ में अंतर, ओके सर, ओके। अब पथांतर कैसे निकालेंगे वो देखो भाई, ये तो हमने सीख लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी वो स्मॉल d हैगी, यानी कि दो लेटिस प्लेन के बीच की दूरी स्मॉल d है, जो कि हमें निकालना है। अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ देखो और यहाँ से यहाँ देखो, इन दोनों तरंगों में, यानी कि इन दोनों किरणों में कितना पथांतर है, पथ में कितना अंतर है। तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, डॉट 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 डॉट, ये मैंने आगे बढ़ाया, इसका नाम दे दिया मैंने A। तो कितना पथांतर हो गया, AD पथ में अंतर हो गया। ऐसे
इस बी एच डैश और डी एच में पथांतर देखो कितना है, तो कितना पथांतर हो गया, डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर जो पथांतर बैठेगा वो बैठेगा मेरे पास ए बी सी, तो पथांतर ए डी हो गया। इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर लो ऐसे करके, तो पथांतर कितना हो गया, एक तो पथांतर मेरे पास ए डी हो गया, ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में, और एक पथांतर मेरे इन दोनों के बीच में हो गया, कितना हो गया, सी डी। अब ये ए डी निकालेंगे और सी डी निकालेंगे। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी हमारा थीटा हो जाएगा, ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब त्रिभुज पकड़ लिया मैंने, ठीक है सर, त्रिभुज ए और बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। आपने साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, और ये वाली भुजा हमारी कौन सी हो गई, कर्ण हो गई, तो ए डी बटा बी डी, ठीक है, ए डी बटा बी डी, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है सर, साइन थीटा ए डी ऐसी रहने दो, ए डी ऐसी रहने दो, बी डी का मान कितना है मेरे पास भैया, जितना ये डी है इतना हमारे पास ये भी है, तो ये डी आ गया भाग वाला गुणा में, तो ए डी बराबर कितना आ गया मेरे पास, डी साइन थीटा। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हो, काम आ गई। इसी प्रकार मैं आगे वाला निकालूंगा नहीं, इसी प्रकार त्रिभुज ले सकते हो आप वी सी डी में, वैसे मैंने लिया इसमें ए वी डी में, ऐसे सी बी डी में ले सकते हो आप, सी बी डी में, ठीक है, सी बी डी में। तो ये भुजा आ जाएगी मेरे पास सी डी, ये भी इतनी आ गई, सी डी बराबर कितना आ जाएगा, सी डी बराबर आ जाएगा डी साइन थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। अब टोटल पथ डिफरेंट निकालने हैं भैया, टोटल पथ डिफरेंट, ठीक है सर, टोटल पथ डिफरेंट, DIFFERENT, टोटल पथ डिफरेंट, ये आ जाएगा हमारा ए डी प्लस के सी डी, ठीक है। अच्छा ए डी की वैल्यू कितनी है, डी साइन थीटा प्लस के फिर से डी साइन थीटा, और बराबर हो जाएगा हमारा 2D साइन थीटा। अच्छा मैं इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए मैं यहाँ बराबर ही लिख दे रहा हूँ, जगह काफ़ी है यार, जगह तो बची नहीं बिल्कुल भी। देखो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, ठीक है। पहले ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है, कर दे इसको इरेज, ठीक है भैया, लो सर, चलो मैंने इसको इरेज कर दिया, चित्र बना लेना बढ़िया करके आप, ओके। अब क्या होगा कि इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ने पे कितना बना मेरे पास, 2D साइन थीटा, ये क्या आया तुम्हारे पास, टोटल पथ डिफरेंट निकल के आया, ठीक है, टोटल पथ डिफरेंट समझ में आ जाएगा आपके, टोटल पथ डिफरेंट, DIFFERENT। इक्वेशन नंबर मत बनाओ, अब क्वेश्चन नंबर अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, इक्वेशन नंबर चलो थर्ड कर लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैंने थर्ड कर दिया, तो टोटल पथ डिफरेंट आ गया। अब क्या होता है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि फॉर कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, यानी कि फॉर कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पथ डिफरेंट आता है वो हम चेक कर लेते हैं, पथ डिफरेंट DIFFERENT, जो पथ डिफरेंट आता है वो कितना आता है, n लैम्डा आता है, ठीक है, कितना आता है बेटा, n लैम्डा आता है। ध्यान देना, पथ डिफरेंट कितना आता है, n लैम्डा आता है। अभी n क्या है, लैम्डा क्या है, वो मैं सब लिखवा दूंगा, पर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पथ डिफरेंट कितना आता है, n लैम्डा आता है। इस चीज़ को समझना नहीं है, मैं डायरेक्टली समझ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर कौन सा है मेरे पास, 4 आ गई, ठीक है, समझ में आया। अच्छा यहाँ n क्या चीज़ है, पहले ये बताओ, यहाँ n जो है ना, n को हम बोलते हैं, देखो ध्यान देना, n जो होता है वो होता है इंटीजर मतलब कोई भी पूर्णांक, इंटीजर्स होते हैं ये 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। यस को बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा लैम्डा क्या है, ये एक्सरे का वेवलेंथ है, ठीक है, ध्यान देना, लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ है, LENGTH, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे का वेवलेंथ है, ठीक है। अब समीकरण 3 व 4 की क्या कर दोगे, तुलना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 व 4 की तुलना कर दो, समीकरण 3 व, ठीक है,
4 की क्या करने पर, 4 की तुलना करने पर, तुलना करने पर कर दो यार, तुलना करने पर। जैसे ही आप तुलना करोगे तो आप पाते हो कि एन लैम्डा जो है वो 2d साइन थीटा के बराबर होता है। एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, एम राइट? ओके सर, एन लैम्डा 2d साइन थीटा। अब आप चेक करो, अब आप चेक करो क्या है ये, दिस इज ए ब्रेक इक्वेशन। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ब्रेक इक्वेशंस कहते हैं, इसे ब्रेक, ठीक है, ब्रेक इक्वेशन कहते हैं, इसे ब्रेक इक्वेशन कहते हैं, राइट? ओके ओके ओके। अब एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, लैम्डा क्या वेवलेंथ है, डी क्या है तुम्हारे पास डिस्टेंस वेट बिन प्लेन्स, और थीटा क्या हमारे पास एंगल है। तो इसका मतलब यह है कि थीटा ज्ञात होने पर, ठीक है, थीटा का मान ज्ञात होने पर आप डी का मान ज्ञात कर सकते हो। यानी कि इस समीकरण की सहायता से, इस समीकरण की सहायता से, ठीक है, इस समीकरण की सहायता से थीटा का मान ज्ञात होने पर, थीटा का मान क्या होने पर, ज्ञात होने पर, थीटा का मान ज्ञात होने पर, ठीक है, इस समीकरण की सहायता से थीटा का मान ज्ञात होने पर डी का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, डी का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, लो सर, इस तरह से हमारे पास ये आ गया एक्स रे डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, ए डी निकाला, फिर हमने क्या निकाला, ए डी निकाल के सी डी निकाल के दोनों को जोड़ दिया, टोटल पथ डिफरेंट निकाला, फिर हमने पथ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फिर पथ डिफरेंट निकाला, दोनों की तुलना कर दी, उसके बाद में हमें इक्वेशन मिल गई एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। एक सिंपल सी इक्वेशन से आराम से आप कवर कर लोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।